हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोशन पांडे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स। और ये क्लास 11th का सबसे बेसिक चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग आमतौर पे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। बट मूविंग ऑन टू द चैप्टर, पहले अपन समझते हैं इस चैप्टर का ओरिजिन क्या है, ये चैप्टर आया कहाँ से है। इसके लिए पहले अपन समझते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां पे हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि आइदर रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। अब उसके बाद हम लोग साथ ही साथ उन रेस्ट और मोशन का इफेक्ट क्या होगा या फिर उनका कॉज क्या रहा होगा। कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्यों है, कोई बॉडी मोशन में है तो क्यों है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। और उनके रेस्ट से या उनके मोशन से वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो कि एसोसिएटेड है। इन ये सारी पढ़ाई जिस ब्रांच में होती है फिजिक्स की, उसे बोलते हैं अपन मैकेनिक्स। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैकेनिक्स क्लास 11th का बहुत वाइड पोर्शन कवर करता है और काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में या फिर दो सब पार्ट्स में, स्टैटिक्स और सेकंड पार्ट है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स अब पहले बात करते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स मैकेनिक्स का वो पार्ट है जहां पे हम उन बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट में है, जिनकी स्पीड जीरो है, जिनकी वेलोसिटी जीरो है। यानी कि अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। जबकि डायनेमिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच होता है जहां पे हम उन बॉडीज के बारे में जानते हैं जो कि मोशन में है, जिनका स्पीड नॉन जीरो है, जिनकी वेलोसिटी नॉन जीरो है। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं एक लाइन में, मैं लिख सकता हूं स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक्स को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया किया गया दो पार्ट्स में। पहला पार्ट है काइनेमेटिक्स और सेकंड पार्ट है काइनेटिक्स। डायनेमिक्स का फर्दर दो पार्ट हुआ। पहला पार्ट काइनेमेटिक्स और सेकंड पार्ट काइनेटिक्स। अब पहले समझते हैं काइनेमेटिक्स क्या होता है, फिर समझेंगे काइनेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स का वो पार्ट है जहां पे हम उन बॉडीज के बारे में जानते हैं जो कि मोशन में है, बट उस मोशन का कॉज डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे कि आमतौर पे मोशन का कॉज क्या होता है, या तो फोर्स होता है या फिर टॉर्क होता है। बट इस वाले पार्ट में हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में बात करेंगे, उस मोशन से जुड़ी जुड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बट उस मोशन का कॉज क्या रहा होगा, इस बारे में अपन डिस्कस नहीं करते हैं। जबकि काइनेटिक्स की बारे में बात करें तो काइनेटिक्स, जहां पे काइनेमेटिक्स खत्म होता है वहां से काइनेटिक्स स्टार्ट होता है। इट मीन्स की काइनेटिक्स आपको जो है, डायनेमिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में तो बात करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम लोग उस मोशन का कॉज क्या रहा होगा इस बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं और डिटेल में बातें करते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज, इट्स कॉज। जबकि मैं यहां क्या लिख सकता हूं, स्टडी ऑफ मोशन along with its cause। चलिए
इस चैप्टर में हमारा जो फुल फोकस होगा वो होगा काइनेमेटिक्स के ऊपर, यानी कि हम मोशन के बारे में तो बात करेंगे, बट हम लोग उस मोशन का कॉज क्या होगा इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। आगे एक समय आएगा जब हम लोग इसके बारे में बात शुरू करेंगे, वो अगला चैप्टर होगा। बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में करेंगे डिस्कशन, बट उसके कॉज के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और उसमें भी हम लोग खास तौर पे यहाँ फोकस करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यानी कि ऐसा मोशन जो किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा हो, हम लोग उसी मोशन के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलिए, अब अपन जानते हैं कि अगला टॉपिक रेस्ट एंड मोशन, यानी कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। रेस्ट एंड मोशन जानने के पहले एक बात जानना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बॉडी का रेस्ट एंड मोशन डिफाइन करने के पहले आपको यह डिफाइन करना होता है कि उस बॉडी को ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्वर कौन है। इट मीन्स कि आपको जो है बिना ऑब्जर्वर के आप किसी बॉडी को रेस्ट में या मोशन में नहीं कह सकते हैं। क्योंकि इसका वजह है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सेम बॉडी जो किसी और ऑब्जर्वर के लिए कभी मोशन में थी, वो सेम बॉडी किसी और के लिए रेस्ट में हो सकती है। दैट्स वाई आपको उस बॉडी के साथ कौन ऑब्जर्वर है, यानी कौन है जो उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, आपको ये स्पेसिफाई करना होगा उस बॉडी को रेस्ट में या मोशन में कहने से पहले। दैट्स वाई मैंने फर्स्ट पॉइंट यहां ऐड किया है कि ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। और मेरा सेकंड पॉइंट क्या है कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द वीवर, यानी कि बिना वीवर के किसी बॉडी को रेस्ट में कहना या मोशन में कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए ठीक है, ये बात अपन समझ गए। अब समझते हैं कि किसी वीवर के लिए, यानी किसी ऑब्जर्वर के लिए, एक ऐसा बंदा जो किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, उस बंदे के लिए किसी बॉडी को मोशन में या रेस्ट में कब कहा जाएगा। ठीक, अगर कोई बॉडी किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करे, तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी उस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है। इट मीन्स कि उस ऑब्जर्वर के लिए वो बॉडी कुछ देर पहले कहीं और हुआ करती थी और कुछ देर के बाद वो बॉडी उसी ऑब्जर्वर के लिए कहीं और खड़ी है। इट मीन्स कि टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी उस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है। सिमिलरली, कोई बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है, ये बात कब कहा जाएगा? जब वो बॉडी का पोजीशन उस ऑब्जर्वर के लिए टाइम के साथ चेंज ना हो। इट मीन्स कि कुछ देर पहले भी वो बॉडी उस ऑब्जर्वर के लिए जहां खड़ी थी, कुछ देर बाद भी वो बॉडी उस बंदे के लिए वहीं पे खड़ी है। इट मीन्स कि उस बंदे के लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए वो बॉडी मोशन में ना होके रेस्ट में है। इस बात को मैं अगर लिखना चाहूं, मैं अगर इसे अपने वर्ड्स में फ्रेम करना चाहूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? पॉइंट नंबर थर्ड, अ बॉडी is said to be in motion with respect to an observer if its position changes with time with respect to that observer। ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं चौथा पॉइंट फ्रेम करता हूं। अ बॉडी is said to be at rest with respect to an observer
if its position doesn't changes with the time, doesn't changes with time, with respect to that observer. ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, कोई बॉडी मोशन में है, ये कब कहेंगे? जब उस बॉडी का पोजीशन उस ऑब्जर्वर के लिए टाइम के साथ चेंज हो। अब ये चीज दो तरीके से हो सकता है। कैसे दो तरीके से? या तो ऑब्जेक्ट खुद मूव करे, या फिर उसको देखने वाला ऑब्जर्वर मूव करे, तो भी ये चीज हो सकता है। अब सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा कि ऑब्जेक्ट मूव करे तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, बहुत बढ़िया, बट ऑब्जर्वर के मूव करने से ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे है, ये बात समझना थोड़ा टिपिकल है। आइए समझते हैं इस बात को। मान लीजिए कि मैं किसी रोड ट्रिप पे जा रहा हूं और मैं किसी बस में बैठा हुआ हूं। अब अगर मैं बस से बाहर देखूं तो कहीं दूर एक पेड़ खड़ा है। अब मुझे फीलिंग क्या आती है? मुझे ऐसा लगता है कि वो पेड़ मेरी ओर आ रहा है, जबकि ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि वो पेड़ हमारी ओर आ रहा है, वो पेड़ मोशन में है, बट असल में क्या होता है? असल में ये होता है कि ऑब्जर्वर यानी कि मैं, जो कि बस में बैठा हूं, मैं उसकी ओर जा रहा हूं, यानी कि मैं मोशन में हूं, बट मुझे लगता है कि वो ऑब्जेक्ट मेरे लिए मोशन में है। दैट्स वाई ये बात कहना सही होगा कि इट कैन बी डन इन टू वेज, आइदर ऑब्जेक्ट मूव्स और ऑब्जर्वर मूव्स। तो मैं इस बात को अगले पॉइंट में फ्रेम कर देता हूं। इट कैन बी डन, इट कैन बी डन इन टू वेज, आइदर ऑब्जेक्ट मूव्स और ऑब्जर्वर मूव्स। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए अपन लास्ट एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जानते हैं। वो नोट पॉइंट क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं इस बात को यहां पे नोट करूंगा कि मोशन जो होती है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट के अकेले की नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट और उसको देखने वाला ऑब्जर्वर दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट सेम भी हो, बट अगर ऑब्जर्वर चेंज हो जाए तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये बात कैसे हुआ, आइए अपन समझते हैं। लेट्स से ये एक पेन है और मैं इसका ऑब्जर्वर हूं। मेरे लिए ये पेन क्या में है? रेस्ट में है, ठीक है। बट लेट्स से इन सारे चीजों को एक बंदा मून पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है। उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा कि अर्थ मोशन में है, और मैं और साथ साथ ये पेन दोनों इस अर्थ के ही पार्ट हैं, तो वो अर्थ के साथ साथ क्या में है? मोशन में है। इट मीन्स कि ये पेन, जो कि मेरे लिए, जब मैं ऑब्जर्वर था, मेरे लिए ये रेस्ट में थी, बट यही पेन जब ऑब्जर्वर चेंज हुआ, एक ऐसा बंदा हुआ जो मून पे बैठ के इन सारी चीजों को देख रहा है, उसके नजरिए से ये पेन मोशन में है। इट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट का रेस्ट या मोशन ये उसके अकेले की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये हमेशा उस ऑब्जेक्ट और उसको देखने वाला ऑब्जर्वर दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। बहुत बढ़िया। आइए अपन इस बात को समझते हैं एक और एग्जांपल से। लेट्स से मैं बस में कहीं जा रहा हूं। जब मुझे बस में बैठा कोई बाहर से एक आदमी देखेगा, उसे क्या दिखाई देगा? कि उसके लिए मैं यानी कि ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जर्वर है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, उसके लिए मैं मोशन में हूं, क्योंकि मैं बस के साथ साथ आगे बढ़ रहा हूं, मेरा पोजीशन टाइम के साथ उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। बट मैं ही, यानी मैं ही ऑब्जेक्ट, जब मुझे मेरा को पैसेंजर देखेगा, अगर ऑब्जर्वर मेरा को पैसेंजर है, उसके लिए मेरा पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी उसके लिए मैं रेस्ट में हूं। यानी ऑब्जेक्ट सेम है,
बट ऑब्जर्वर के चेंज होते ही उसके रेस्ट और मोशन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। दैट्स वाई इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस बात को एक नोट पॉइंट के फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं कि मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी of the object under study and the observer। इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन जो है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है। किसकी किसकी? वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं और वो ऑब्जर्वर जिसके रेस्पेक्ट में ये सारा स्टडी हो रहा है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हमारा अगला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हमने देखा कुछ देर पहले कि किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन को डिफाइन करने के लिए किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हमें उस बॉडी का पोजीशन स्पेसिफाई करना होता है। हमें देखना होता है उस बॉडी का पोजीशन उस ऑब्जर्वर के लिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर पोजीशन चेंज हुआ तो वो बॉडी उस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ टाइम के साथ तो वो बॉडी उस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है। इट मीन्स कि किसी बॉडी का पोजीशन स्पेसिफाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस बॉडी के रेस्ट या मोशन प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए। इसी सिलसिले में हम एक ऐसे सिस्टम की तलाश में हैं जिस सिस्टम में हम किसी बॉडी का किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसके पोजीशन को एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर सके कुछ कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। और ऐसा ही फ्रेम जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी का पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ऐसे ही फ्रेम को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी बॉडी का पोजीशन स्पेस में स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। कौन कौन से कोऑर्डिनेट? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। और हमारा सबसे फेमस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दैट्स वाई मैंने यहां पे डेफिनेशन में लिखा है कि फॉर डिफाइनिंग पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस वी नीड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दैट सिस्टम इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख दिया है। और एक बात नोट की बात, नोट का पहला पॉइंट क्या है? आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज वन सच फ्रेम, इज वन सच फ्रेम। हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इनमें से ही एक फ्रेम है, वन सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे हम किसी पॉइंट के या किसी पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। और मान लीजिए कि हमारा ऑब्जर्वर भी इसी ओरिजिन पे बैठा हुआ है, यानी कि ऑब्जर्वर भी इसी ओरिजिन पे बैठा हुआ है। तो और मान लीजिए कि हमारा पार्टिकल किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पॉइंट पी पर है, तो हम क्या बोल सकते हैं? इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पार्टिकल का पोजीशन क्या है? लेट्स से x1, y1, z1। अब अगर हमारे पार्टिकल का पोजीशन हमारे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज हो जाएगा और मान लीजिए आफ्टर सम टाइम ये पोजीशन
x1 y1 z1 से चेंज होके x2 y2 z2 हो जाए, इट मींस हमारा पार्टिकल p हमारे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है। और अगर हमारा पोजीशन पार्टिकल का टाइम के साथ चेंज ना हो फॉर आवर ऑब्जर्वर, इट मींस कि हमारा पार्टिकल हमारे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है। सिंपल सी बात। और एक आखिरी पॉइंट नोट का कि अगर हम चाहे सिंपल वर्ड्स में इस पूरे आपको जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करना, तो हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम इन विच एन ऑब्जर्वर सिट्स एंड मेक ऑब्जर्वेशंस। यानी कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम होता है जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठ के सारे चीजों को ऑब्जर्व करता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स पॉसिबल हैं। चूंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे कोई ऑब्जर्वर बैठ के चीजों को ऑब्जर्व करे। अब हो सकता है कि वो सिस्टम मूव करे, या हो सकता है वो सिस्टम मूव ना करे। और इस बेसिस पे इसके दो टाइप्स पॉसिबल हैं। और वो टाइप्स कौन कौन से हैं? इनमें से पहला टाइप है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेकंड टाइप है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब समझते हैं इन दोनों के बीच में, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हमारा सिस्टम, जिस सिस्टम में बैठ के हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर हमारा वो फ्रेम टाइम के साथ मूव ना कर रहा हो, इट मींस कि अगर वो रेस्ट में हो, या फिर अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो ऐसे फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जबकि अगर हमारा फ्रेम मूव कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट है, यानी उसकी वेलोसिटी अगर वेरिएबल है, तो ऐसे फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी अगर मैं बोलना चाहूं तो इन केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारे फ्रेम की वेलोसिटी ऑफ फ्रेम इज आइदर 0 और कांस्टेंट। जबकि इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो वेलोसिटी होती है फ्रेम की, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम इज वेरिएबल। और हां, वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि हमारा फ्रेम क्या में है, हमारा फ्रेम रेस्ट में है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे इस चीजों को हम लोग जो है आगे चल के और डिटेल में जानेंगे कि इनके बीच में और इंटरेस्टिंग डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने आपको एक सिंपल डिफरेंस बताया है, बट इनके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, जो कि हम लोग आगे जानेंगे चैप्टर में, जब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। बट मैं अभी के लिए एक सिंपल चीज बता दूं कि इस दोनों केस में, जब हमारा वेलोसिटी 0 हो या फिर कांस्टेंट हो, इन दोनों केस में एक चीज कॉमन होता है कि हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो इन दोनों केस में 0 होता है। एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का। वो क्या होता है? 0। जबकि अगर हमारा वेलोसिटी वेरिएबल हो, तो हमारा एक्सेलरेशन जो होता है फ्रेम का, एक्सेलरेशन जो होता है फ्रेम का, वो होता है नॉन जीरो। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी के लिए हम लोग इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। जब चैप्टर में आगे चलेंगे तो हम लोग वापस से जानेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है इन दोनों फ्रेम्स के बीच में। बट अभी के लिए इतना ही, हम लोग आगे जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।